आज की इस गहन चर्चा में हम इंटरनेट के उस सबसे अहम और बिल्कुल अदृश्य हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसके बिना ऑनलाइन कुछ भी करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब हम बात करें डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। सही कहा। और आज की इस डीप डाइव के लिए हमने जो सोर्स खंगाले हैं ना, उनमें कंप्यूटर नेटवर्क्स की एकेडमिक किताबों से लेकर ताज़ा साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और क्लाउडफ्लेयर, AWS और IBM जैसी कंपनियों के आर्टिकल शामिल हैं। हमारा मिशन बहुत साफ है, इस टेक्निकल जाल को सुलझाना और ये समझना कि ये हमारे इंटरनेट के अनुभव को मुमकिन कैसे बनाता है। बिल्कुल। और इसे बिना किसी टेक्निकल भारी भरकम शब्दों के समझेंगे। अगर इस पूरे सिस्टम को एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझना हो तो मैंने कहीं पढ़ा था कि डीएनएस असल में इंटरनेट की फोन बुक या कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह है। ये फोन बुक वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। मुझे भी यही लगा। मतलब अगर मुझे अपनी किसी दोस्त को फोन करना है तो मुझे उसका 10 अंकों का नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम खोजती हूँ और कॉल मिला देती हूँ। ठीक, यही काम डीएनएस करता है। जब ब्राउजर में किसी वेबसाइट का नाम डाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए google.com, तो कंप्यूटर उस अंग्रेजी के नाम को नहीं समझता। उसे एक मशीन के पढ़ने लायक नंबर चाहिए होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस मतलब नाम से नंबर खोजने का ये काम पलक झपकते ही हो जाता है। हाँ, और ये इतनी तेजी से होता है कि ऐसा लगता है इंटरनेट कोई जादू है। जादू ही लगता है यहाँ। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित और विशाल प्रणाली काम कर रही है। हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि डीएनएस की अहमियत केवल 2 कंप्यूटरों के बीच कनेक्शन बनाने तक सीमित नहीं है। अच्छा, ये पूरे नेटवर्क के बुनियादी ढांचे की रीढ़ है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब आखिर इस सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई? हमेशा से तो इंटरनेट इतना तेज और ऑटोमेटिक नहीं रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, अर्पानेट के शुरुआती दिनों में। अर्पानेट जो इंटरनेट का शुरुआती रूप था। हाँ, वही। उस समय इंटरनेट बहुत छोटा था, केवल कुछ यूनिवर्सिटीज और सरकारी संस्थाएं आपस में जुड़ी थी। तो उस समय ये नाम और नंबर का हिसाब कैसे रखा जाता था बिना डीएनएस के? उस दौर में hosts.txt नाम की एक साधारण सी टेक्स्ट फाइल हुआ करती थी। बस एक टेक्स्ट फाइल? बस एक फाइल। इस फाइल को स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेंटेन किया जाता था। उस समय नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों के नाम और उनके आईपी एड्रेस इसी एक फाइल में दर्ज होते थे। एक सिंगल टेक्स्ट फाइल में? जरा सोचने वाली बात है। इसका मतलब नेटवर्क से जुड़े हर एक कंप्यूटर को हर रात वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती होगी। हाँ, ताकि उनके पास ताज़ा जानकारी रहे। बाप रे। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क में कंप्यूटरों की संख्या बढ़ने लगी, ये फाइल न केवल साइज में बहुत बड़ी हो गई, बल्कि इसे अपडेट करना एक बुरा सपना बन गया। मैं सोच सकती हूँ। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, नामों का टकराव। नामों का टकराव मतलब 2 कंप्यूटर एक ही नाम मांग रहे थे क्या? बिल्कुल। मान लीजिए MIT और स्टैनफोर्ड दोनों अपने कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर 1 रखना चाहते हैं। अच्छा। अब एक ही टेक्स्ट फाइल में 2 कंप्यूटर 1 तो नहीं हो सकते थे ना। कोई भी 2 मशीनें एक ही नाम नहीं रख सकती थी, और ये व्यवस्था बुरी तरह टूट रही थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया? साल 1983 में पॉल मुकापेट्रेस और जॉन पोस्टल नाम के 2 कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और डीएनएस का आविष्कार किया। उन्होंने समझ लिया था कि एक सिंगल फाइल वाला सिस्टम अब और काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने इसे इंसानों और मशीनों दोनों की सहूलियत के हिसाब से डिजाइन किया। हाँ, डीएनएस की जरूरत मूल रूप से इंसान और मशीन के बीच की इसी खाई को पाटने के लिए थी। क्योंकि इंसानों के लिए शब्द याद रखना आसान है और मशीनों के लिए नंबर। एकदम सही। लेकिन डीएनएस ने एक और बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया, और वो है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग? इसका मतलब अगर कोई कंपनी अपना सर्वर बदलती है तो क्या होता है? अगर कोई कंपनी अपना डेटा सेंटर बदलती है और उनका आईपी एड्रेस बदल जाता है, तो भी यूजर्स के लिए डोमेन नेम वही रहता है। मतलब नया नंबर याद करने की जरूरत नहीं है? हाँ, डीएनएस बैकग्राउंड में नए आईपी एड्रेस को अपडेट कर देता है और वेबसाइट बिना किसी रुकावट के खुलती रहती है। ये तो सच में कमाल का डिजाइन है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इतना लचीला है कि इंटरनेट के इतने बड़े विस्तार को आसानी से संभाल रहा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डीएनएस की पूरी संरचना एक सिंगल डेटाबेस नहीं है। ये एक उल्टे पेड़ की तरह है जो एक के नीचे एक लेयर्स में बटा हुआ है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत है। ऐसा क्यों किया गया? क्या एक ही जगह सारा डेटा रखना आसान नहीं होता? आसान तो होता, लेकिन वो बहुत खतरनाक भी होता। ये डिजाइन इसलिए बनाया गया ताकि पूरे इंटरनेट पर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। यानी अगर एक जगह कुछ गड़बड़ हो तो सब कुछ बंद ना हो जाए। बिल्कुल।
अगर कोई एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो पूरा इंटरनेट ठप ना पड़े। इसे समझने के लिए हमने जो विशाल लाइब्रेरी वाली एनालॉजी पढ़ी थी सोर्स में, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, वो बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो अगर हम डीएनएस को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मान लें, तो इसमें मुख्य रूप से 4 तरह के सर्वर काम करते हैं। सबसे पहले आता है रिकर्सिव रिजॉल्वर। सही। इस रिजॉल्वर को हम उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन मान सकते हैं। हाँ। जब भी कोई यूजर अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट टाइप करता है तो उसका डिवाइस सबसे पहले इसी लाइब्रेरियन से संपर्क करता है। डिवाइस कहता है कि मुझे इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए। और अगर लाइब्रेरियन को वो आईपी एड्रेस पहले से नहीं पता है तो वो क्या करता है? तब लाइब्रेरियन रूट सर्वर के पास जाता है। अच्छा। रूट सर्वर को हम उस लाइब्रेरी का इंडेक्स या मुख्य कैटलॉग मान सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि दुनिया भर में मुख्य रूप से 13 प्रकार के ही रूट सर्वर हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि पूरे इंटरनेट का भार सिर्फ 13 सर्वर उठा रहे हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। इन्हें अंग्रेजी के अक्षरों ए से एम तक का नाम दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 13 भौतिक मशीनें हैं। एनीकास्ट राउटिंग नाम की एक तकनीक होती है। एनीकास्ट राउटिंग? हाँ, इसके जरिए इन 13 सर्वरों के सैकड़ों प्रतिरूप या कॉपीज दुनिया भर में फैले हुए हैं। ओहो, तो मतलब ये बहुत सारे हैं असल में। बिल्कुल। तो क्या ये रूट सर्वर लाइब्रेरियन को सीधा आईपी एड्रेस दे देता है? नहीं, रूट सर्वर सटीक जवाब नहीं देता। वो सिर्फ सही दिशा दिखाता है। मतलब? वो लाइब्रेरियन से कहता है कि मुझे सटीक आईपी तो नहीं पता, लेकिन तुम टीएलडी सर्वर के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। टीएलडी सर्वर यानी टॉप लेवल डोमेन सर्वर। ये हमारी लाइब्रेरी का वो रैक है जहां खास तरह की किताबें रखी हैं। बिल्कुल। जैसे .com वाली वेबसाइट्स के लिए एक अलग रैक है, .org के लिए अलग और .net के लिए अलग। जब लाइब्रेरियन इस .com वाले रैक पर पहुंचता है तो टीएलडी सर्वर उसे बताता है कि उसे अंतिम जानकारी के लिए किस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाना चाहिए। और ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर हमारी लाइब्रेरी की वो डिक्शनरी या किताब है जिसमें वेबसाइट का सटीक आईपी एड्रेस लिखा होता है। एकदम सही। यही वो सर्वर है जो डोमेन के मालिक द्वारा मैनेज किया जाता है। अच्छा। ये सर्वर लाइब्रेरियन यानी रिकर्सिव रिजॉल्वर को आईपी एड्रेस सौंपता है, जो फिर उसे ब्राउजर तक पहुंचा देता है और तब जाकर वेबसाइट स्क्रीन पर लोड होती है। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया हर बार एक ही तरीके से होती है? मुझे याद है सोर्स में रिकर्सिव और इटरेटिव 2 अलग-अलग तरीकों का जिक्र था। हाँ, ये 2 अलग-अलग तरीके हैं। रिकर्सिव तरीके में क्लाइंट यानी हमारा कंप्यूटर या ब्राउजर सिर्फ एक बार सवाल पूछता है। इसके बाद वो लाइब्रेरियन यानी रिजॉल्वर सारा काम खुद करता है। रूट के पास जाना, पीटीएलडी के पास, फिर अथॉरिटेटिव्स के पास और अंत में सीधा जवाब लाकर क्लाइंट को दे देना। और इटरेटिव प्रोसेस में क्या होता है? इटरेटिव में हर सर्वर अगले सर्वर का पता बताकर जिम्मेदारी वापस क्लाइंट या रिजॉल्वर पर डाल देता है। मतलब वो खुद भागदौड़ नहीं करता। हाँ, यानी रूट सर्वर कहता है मुझे अंतिम उत्तर नहीं पता, लेकिन तुम टीएलडी से पूछ लो। फिर टीएलडी कहता है तुम अथॉरिटेटिव से पूछ लो। अच्छा। ये तरीका सर्वरों पर लोड कम करता है क्योंकि उन्हें दूसरों के लिए जवाब खोजने का काम नहीं करना पड़ता। ये तो बहुत सारा काम हो गया सिर्फ एक वेबसाइट खोलने के लिए। क्या इस प्रोसेस को हर बार दोहराना पड़ता है, मतलब हर सिंगल क्लिक पर? नहीं। और यहीं पे कैशिंग का काम शुरू होता है। जब रिजॉल्वर एक बार किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस खोज लेता है तो वो उसे अपनी मेमोरी यानी कैश में कुछ समय के लिए सेव कर लेता है, ताकि अगली बार जब कोई वही वेबसाइट खोले तो उसे तुरंत जवाब मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन ये जानकारी कितनी देर तक मेमोरी में रहती है? ये टीटीएल यानी टाइम टू लिव द्वारा तय होता है। डोमेन का मालिक टीटीएल सेट करता है। तो अगर ये ज्यादा हो तो? अगर टीटीएल बहुत लंबा है, जैसे कई दिन, तो यूजर को पुरानी जानकारी मिल सकती है। अगर कंपनी ने अपना आईपी बदला हो तो? और अगर बहुत कम हो? अगर बहुत छोटा है, जैसे कुछ सेकंड, तो सर्वर पर हर बार नया लुकअप करने का बोझ बढ़ जाएगा। समझ गई। तो जब हमारा ये लाइब्रेरियन उस आखिरी सर्वर यानी अथॉरिटेटिव सर्वर तक पहुंचता है तो उसे वहां असल में मिलता क्या है? क्या वहां सिर्फ नाम और आईपी एड्रेस की लिस्ट होती है? उस सर्वर के अंदर जो जानकारी होती है उसे तकनीकी भाषा में डीएनएस रिकॉर्ड्स कहते हैं और ये कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे बेसिक रिकॉर्ड कौन सा है? सबसे आम है ए रिकॉर्ड। इसका काम बस इतना है कि ये वेबसाइट के नाम को पुराने वर्जन वाले आईपी एड्रेस से जोड़ता है, जिसे हम IPv4 कहते हैं। लेकिन इंटरनेट तो अब बहुत बड़ा हो गया है, पुराने आईपी एड्रेस तो खत्म हो रहे हैं ना? मैंने पढ़ा था कि वो नंबर्स कम पड़ गए हैं। हाँ, इसलिए अब क्वाड रिकॉर्ड
या AAA रिकॉर्ड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ये नए और बहुत लंबे आईपी एड्रेस यानी IPv6 को स्टोर करता है। तो ए और क्वाड ए तो सीधे एड्रेस के लिए हो गए, क्या और भी कोई जरूरी रिकॉर्ड है जिसके बारे में जानना चाहिए? एक बहुत ही अहम रिकॉर्ड होता है MX रिकॉर्ड, यानी मेल एक्सचेंज। अच्छा, इसका क्या काम है? अगर किसी कंपनी को ईमेल्स रिसीव करने हैं तो ये रिकॉर्ड बताता है कि उन ईमेल्स को किस मेल सर्वर पर भेजना है। इसके अलावा एक सीनेम रिकॉर्ड होता है। सीनेम? हाँ, जो एक तरह का उपनाम या एलियस है। ये एक डोमेन को दूसरे डोमेन की तरफ मोड़ देता है। और भी कई रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे TXT, NSSOA और PTR, जो मुख्य रूप से सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के काम आते हैं। बिल्कुल, यूजर के नजरिए से A और MX रिकॉर्ड सबसे ज्यादा काम आते हैं, लेकिन सिस्टम को सुरक्षित और सुचारू रखने के लिए बाकी रिकॉर्ड्स भी बहुत जरूरी हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर डिफॉल्ट रूप से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP द्वारा दिए गए DNS का ही उपयोग हो रहा होता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि ये हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ISP वाले DNS कई बार धीमे हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, उनमें प्राइवेसी की कमी हो सकती है। मतलब वो नजर रख सकते हैं? हाँ, आपका ISP आसानी से देख सकता है कि आप किन वेबसाइट्स पर जा रहे हैं और वो उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका विकल्प क्या है? इसका सबसे अच्छा विकल्प पब्लिक DNS सर्वर है। ये थर्ड पार्टी कंपनियों के सर्वर होते हैं जो बेहतर स्पीड और सिक्योरिटी का दावा करते हैं। जैसे क्लाउडफ्लेयर का 1.1.1.1? बिल्कुल, वो अपनी तेज गति और निजता नीतियों के लिए जाना जाता है। वे यूजर्स का डेटा नहीं बेचते और 24 घंटे में सारे लॉग डिलीट कर देते हैं। और गूगल का 8.8.8 भी तो बहुत मशहूर है। हाँ, गूगल का DNS अपने विशाल नेटवर्क और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक क्वाड 9 भी है, 9.9.9.9। हाँ, जो सुरक्षा पर बहुत जोर देता है। ये मैलवेयर और फिशिंग वाली खतरनाक साइट्स को नेटवर्क लेवल पर ही ब्लॉक कर देता है। हमारे गेमिंग सोर्स ने इस पर एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी है, मुझे वो बहुत पसंद आई। उन्होंने DNS की तुलना एक GPS से की है। वो कैसे? जैसे एक अच्छा पब्लिक DNS आपको गेमिंग सर्वर तक पहुंचने का सबसे तेज और सही रास्ता खोज कर देगा। इससे गेम जल्दी कनेक्ट होगा। लेकिन एक बार जब सर्वर से जुड़ गए और गेम शुरू हो गया तो DNS इंटरनेट स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। बहुत खूब एनालॉजी है। GPS आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचाने का रास्ता बता सकता है, लेकिन वो गाड़ी की टॉप स्पीड नहीं बढ़ा सकता। वही तो। इन गेम पिंग आपके असल इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करता है, हाँ। DNS पर नहीं। ये सब सुन के लगता है कि DNS एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन क्या इसमें कोई कमियां या खतरे भी हैं? कमियां तो बहुत हैं। हाँ। जैसा कि हमने पहले देखा, DNS का निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। हाँ। उस समय इंटरनेट एक छोटा सा नेटवर्क था और हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता था, इसलिए इसे बनाते समय सुरक्षा को ध्यान में ही नहीं रखा गया था। तो इसका फायदा साइबर अपराधी कैसे उठाते हैं? कई तरीके हैं। पुराने रिकॉर्ड्स का कैश में रह जाना एक बड़ी समस्या है, जिसे स्टेल रिकॉर्ड्स कहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक हमले DNS स्पूफिंग और कैश पॉइजनिंग है। ये कैसे काम करते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामिंस्की अटैक है, जिसे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डैन कामिंस्की ने खोजा था। इसमें हैकर्स किसी रिकर्सिव रिजॉल्वर को नकली IP एड्रेस याद करा देते हैं। लेकिन हैकर रिजॉल्वर को नकली जवाब कैसे देता है? रिजॉल्वर तो ऑथेंटिक सर्वर से जवाब मांगता है ना? यही तो चाल है। हैकर रिजॉल्वर को किसी डोमेन के लिए एक झूठी रिक्वेस्ट भेजता है। रिजॉल्वर असली सर्वर से पूछने जाता है। अच्छा। लेकिन असली सर्वर का जवाब आने से पहले ही हैकर तुरंत हजारों नकली जवाब रिजॉल्वर को भेज देता है। हजारों क्यों? एक से काम नहीं चलता क्या? क्योंकि हर रिक्वेस्ट की एक 16 बिट ट्रांजैक्शन ID होती है। हैकर को वो ID गेस करनी होती है। ओहो। अगर हैकर का नकली जवाब असली जवाब से पहले पहुंच जाता है और ID मैच कर जाती है, तो रिजॉल्वर उस नकली IP को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। ये तो बेहद खतरनाक है। इसका मतलब है कि कोई आम इंसान जब अपने बैंक की असली वेबसाइट टाइप करेगा तो रिजॉल्वर उसे हैकर की बनाई हुई हूबहू दिखने वाली नकली वेबसाइट पर भेज देगा। बिल्कुल, इंसान को लगेगा वो सुरक्षित है, लेकिन असल में वो अपना पासवर्ड हैकर को दे रहा होगा। ये तो सच में डरावना है। इसके अलावा एक DNS हाईजैकिंग भी होती है। इसमें हैकर्स बीच के रिजॉल्वर को निशाना नहीं बनाते, बल्कि सीधे उस अथॉरिटेटिव सर्वर में ही घुसपैठ कर लेते हैं जहां डोमेन के असली रिकॉर्ड रखे होते हैं, और उन्हें बदल देते हैं। बाप रे। और मैंने DDoS हमलों के बारे में भी पढ़ा था। उसमें DNS का कैसे इस्तेमाल होता है? इसे DNS एम्प्लीफिकेशन हमला कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि कोई आपके फोन नंबर से 100 पिज्जा ऑर्डर कर दे। पिज्जा डिलीवरी वाला तो आपके घर आएगा, जबकि आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। अच्छा,
तो हैकर भी यही करते हैं। वो किसी निर्दोष शिकार का आईपी एड्रेस लगाकर डीएनएस सर्वर को सवाल भेजते हैं। हाँ, हैकर अपना आईपी एड्रेस छुपा लेता है और शिकार का आईपी लगा देता है, भेज देता है। और जब हजारों कंप्यूटर एक साथ ऐसा करते होंगे तो शिकार का पूरा नेटवर्क इतने बड़े ट्रैफिक के बोझ तले दबकर ठप हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सब से बचा कैसे जाए? इंटरनेट के इस बुनियादी ढांचे को सुरक्षित कैसे रखा जाए? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इन स्पूफिंग और पॉइजनिंग हमलों का सबसे प्रामाणिक इलाज है डीएनएससेक। डीएनएससेक ये क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। ये असल में डीएनएस रिकॉर्ड्स पर क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल सिग्नेचर लगा देता है। अच्छा। जब रिजॉल्वर को अथॉरिटेटिव सर्वर से कोई जवाब मिलता है तो वो उस सिग्नेचर को चेक करता है। यानी ये साबित हो जाता है कि जवाब सच में असली सर्वर से ही आया है और रास्ते में किसी ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी सरकारी दस्तावेज पर असली मोहर और हस्ताक्षर लगे हों। लेकिन इसके साथ एक और समस्या थी। पारंपरिक रूप से डीएनएस का सारा ट्रैफिक प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता था। प्लेन टेक्स्ट मतलब रास्ते में बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हैकर हो या आईएसपी, ये पढ़ सकता था कि कौन सी वेबसाइट्स खोली जा रही हैं? हाँ, और प्राइवेसी की इसी समस्या को सुलझाने के लिए डीओएच और डीओटी जैसी तकनीकें विकसित की गईं। डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस और डीएनएस ओवर टीएलएस। ये तकनीकें ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर देती है ना? सही कहा। ये दोनों प्रोटोकॉल कंप्यूटर और डीएनएस सर्वर के बीच की बातचीत को एक सुरक्षित टनल में डाल देते हैं। तो कोई तांग झांक नहीं कर सकता? बिल्कुल। इससे नेटवर्क पर नजर रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं पढ़ सकता कि कौन सी वेबसाइट खोजी जा रही है। लेकिन क्या ये एन्क्रिप्शन वगैरह लगाने से, सुरक्षा बढ़ाने से स्पीड कम नहीं हो जाती? शुरुआत में थोड़ी देरी होती थी, लेकिन मॉडर्न तकनीक ने इस अंतर को काफी कम कर दिया है। अब तो ईडीएनएस क्लाइंट सबनेट जैसी तकनीकें भी आ गई हैं, जो यूजर को ज्योग्राफिकली सबसे नजदीक वाले सर्वर से जोड़ती हैं, जिससे वेबसाइट और तेजी से लोड होती है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? हमारी इस पूरी चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि डीएनएस वो अदृश्य धागा है जो इंटरनेट की पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े रखता है। हाँ, ये तो है। ये केवल एक टेक्निकल डायरेक्टरी नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के डिजिटल अनुभव का एक बहुत जरूरी पिलर है। हम जो भी ईमेल भेजते हैं, जो भी वीडियो स्ट्रीम करते हैं या जो भी वेबसाइट ब्राउज करते हैं, वो सब इसी सिस्टम की बदौलत मुमकिन हो पाता है। बिल्कुल। इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीड, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। कैसा सवाल? हमने देखा कि कैसे पब्लिक डीएनएस और डीओएच ऐसी तकनीकें निजता और सुरक्षा बढ़ा रही है। लेकिन आज के समय में हमारे ब्राउजिंग का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारा सारा डीएनएस डेटा गूगल और क्लाउडफ्लेयर जैसी कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के सर्वरों से होकर गुजर रहा है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हीं के पब्लिक डीएनएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस इंटरनेट और डीएनएस प्रणाली को 1980 के दशक में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड रखने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि कोई एक संस्था इस पर हावी ना हो सके, हाँ, क्या अब वो अनजाने में कुछ ही कंपनियों के सर्वरों में सिमटकर सेंट्रलाइज नहीं होता जा रहा? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब जब चंद कंपनियों के पास दुनिया भर के इंटरनेट ट्रैफिक का इतना बड़ा हिस्सा और डेटा पहुंचने लगे, तो इंटरनेट के भविष्य और शक्ति के संतुलन के लिए इसके क्या मायने हैं? यही सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तकनीक हमें सुरक्षा दे रही है, लेकिन इसके बदले में शायद इंटरनेट का कंट्रोल कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में जा रहा है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमने डीएनएस के इतिहास से लेकर उसकी जटिल संरचना, उसके खतरों और सुरक्षा उपायों तक को बारीकी से समझा। अगली बार जब भी कोई वेबसाइट तुरंत लोड हो जाए, तो पर्दे के पीछे काम कर रहे उन लाइब्रेरियंस और रूट सर्वर्स को जरूर याद करना चाहिए। उम्मीद है इस चर्चा से डीएनएस के इस अदृश्य तंत्र को समझने में मदद मिली होगी।